स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री का क्लास। आज का हमारा जो वीडियो है वो इन कंटिन्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन कंटिन्यू करते हैं। तो जहां अपने लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था उसमें हमारे पास में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और जो कॉमन कंसेप्ट थे जिसमें अपने कंडक्टिविटीज और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह। अब हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है कलराउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में हम कलराउस लॉ को कैसे अप्लाई करें और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती है। तो कलराउस का जो मेन एम था स्टूडेंट्स इसके अंदर, तो कलराउस लॉ का जो पर्पस था, एम, जिसमें मैक्सिमम कंडक्टिविटी कैसे आ सकती है, तो दिस लॉ इज, सबसे पहले तो ये याद रखेंगे, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन independent migration of cation and anion in electrolytic solution। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में इनका इंडिपेंडेंट, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। ठीक है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। अब अपन इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का क्या मतलब हुआ, जैसे हमने पहले भी कहा था इसके बारे में कि हमारे पास में अगर हम कोई स्मॉल असेंबली लेकर के कोई वर्क करेंगे, जैसे सपोज आपने एक स्मॉल असेंबली ली, ठीक है, और उसको फिर डाइल्यूट कर देते हैं अपन, तो अपने पास जैसे पहले छोटी असेंबली में आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, जैसे ये है, और इसके अंदर अपन कैथोड और एनोड प्लेस कर देते हैं एक, और उसके अंदर अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, जिसकी अपन को कंडक्टिविटी पता करनी है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन आप इस एरिया के अंदर फिल कर देंगे। ठीक है, इसमें से एक को कैथोड एनोड मार्क कर दीजिए, एनोड और कैथोड। ठीक है, एनोड इन जनरल एनोड पॉजिटिव चार्ज और कैथोड नेगेटिव चार्ज। इसमें आप एक सॉल्वेंट ले लेंगे, मोस्टली पोलर सॉल्वेंट ही है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, और इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl आपने ऐड कर दिया प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पूरे सोल्यूशन के अंदर आपके पोटेशियम और कैल्शियम के क्लोराइड के आयंस होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास में एरिया जो है वो लिमिटेड है, और जब एरिया लिमिटेड होता है तो आयंस का, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आयंस होंगे, जैसे क्लोराइड पोटेशियम, इस तरह से बहुत सारे आयंस होंगे, तो इन आयंस का आपस में कोलाइड होने के चांसेस ज्यादा, टकराने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, और जो आयंस आपस में टकरा जाएंगे तो इसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगा और वो सक्सेसफुली कैथोड एनोड तक नहीं पहुंच पाएंगे। यानी कि किसी सेल की कंडक्टिविटी इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपके आयंस माइग्रेट होकर के कितना सक्सेसफुली इलेक्ट्रॉन तक पहुंच के रिडॉक्स मैकेनिज्म को कंप्लीट करते हैं, तभी जाकर के आपकी सेल की कंडक्टिविटी आएगी। इसीलिए इन आयंस को सक्सेसफुली कैसे पहुंचाया जा सकता है कैथोड एनोड तक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज होगी। तो अगर आपके पास में कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब समझ गए आप, C = N/V है। तो यहां पे अगर हमारे पास में लिमिटेड वाटर, जैसे वाटर तो आपका 1 लीटर ही है, और मोल मान लीजिए सपोज आपका 1 मोल किसी KCl का आपने 1 लीटर में डिसॉल्व किया, तो ये इसकी बच्चों कंसंट्रेशन हो गई। अब यहाँ पे मान लो 1 मोल के जितने भी आयंस बनेंगे उनके बीच में स्पेस कम रहेगा, क्योंकि आपके पास सॉल्वेंट कम है, तो इसके लिए उनके आपस में कॉलिजन होने के चांसेस ज्यादा होंगे, और जितना कॉलिजन होगा उतने ही आयंस सक्सेसफुली कैथोड तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे रिजल्टेंट कंडक्टेंस आपकी बच्चों कम आएगी। इस बात का ध्यान रखना है। तो इसी पे फिर कलराउस ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हम सॉल्यूट की क्वांटिटी उतनी ही रखेंगे, लेकिन हम डाइल्यूट सॉल्वेंट जो यानी कि वाटर की क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, और जब वाटर की क्वांटिटी को हम इंक्रीज करते हैं तो इस फिनोमिनन को बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। और ये डाइल्यूशन इतना हो जाना चाहिए कि उसके रेस्पेक्ट में आपका सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम हो जाए, नेग्लिजिबल जैसा हो जाए, तो
तो उनके आयंस एक तो स्प्रेड हो जाएंगे, बहुत दूर दूर हो जाएंगे, और उसके बाद उनके आयंस इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करके आपके कैथोड एनोड तक जाएंगे। तो कलराउस जो है, अगर हम इस स्मॉल बीकर के अंदर देखें, इसकी मोलर कंडक्टेंस अपन कैसे निकालते हैं, तो गिवन कंसंट्रेशन पे। तो गिवन कंसंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टेंस आपकी आ रही है वो C के साथ हो गया, और ये हम किससे कैलकुलेट करते हैं, K/C, Vm तुम कैसी हो इनटू 1000। ठीक है, ये आपकी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस जो आपकी कैलकुलेट होगी वो इस तरह से होगी, ये ध्यान रखना है। तो ये आपकी मोलर कंडक्टेंस हो गई। अब इसी को कलराउस, अगर हम इसमें वाटर ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ H2, जिसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन, ये डाइल्यूशन आपको तब तक करना है जब तक सॉल्यूट की क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में आपका सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो जाए। जैसे अपने बीकर को या किसी असेंबली को इतना लेंदी ले, तो देखो साइज में फर्क आ गया। अब मान लीजिए पहले आपके पास में 1 लीटर वाटर था, और अभी इसी में अपन क्या करते हैं कि N तो उतना ही रखते हैं, और जो सॉल्वेंट है वो मान लीजिए 1 लीटर की जगह आपने 20 लीटर कर दिया। तो 20 लीटर बहुत ज्यादा सॉल्वेंट होगा सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में, और इतना अगर आप इसको ऐड कर देते हैं तो ये आपकी इन्फिनाइट है ना, इन्फिनाइट डाइल्यूशन कहलाएगी। ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम हो तो ऐसे डाइल्यूशन को क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट डाइल्यूशन। और इन्फिनाइट डाइल्यूशन के अंदर जो आयंस होंगे वो एक दूसरे से इतने दूर, पहले तो 100% आयोनाइज्ड हो जाएंगे, दूसरा वो एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस के पास चले जाएंगे। तो अब और वाटर ऐड करने से न तो आयोनाइजेशन होगा और न ही डिस्टेंस बहुत ज्यादा ट्रेवल करेगी। इसका मतलब कि इसके अंदर इस तरह का कुछ आ जाए जहां पे 0 मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज की सिचुएशन, ये मैक्सिमम, जहां पे ऐसा वाटर का डाइल्यूशन जहां पे मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस शो हो जाए और आयंस के पॉसिबिलिटी नहीं है आयोनाइज्ड होने की, तो ऐसी कंडक्टेंस को लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, ये क्वेश्चन अलग से आता है, ध्यान रखना। व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दैट मैक्सिमम डाइल्यूशन ऑफ एनी सॉल्यूशन, दैट maximum dilution of any solution by which the further conductance is not possible, यानी कि जहां पे और इंक्रीज होना पॉसिबल ना हो तो वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कहलाएगी। इस असेंबली के अंदर जो भी हम कैथोड एनोड रखेंगे तो इनके बीच में गैप भी अच्छा आ जाएगा, और आपका ये जो कैथोड एनोड है, ठीक है, उसके अलावा इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे उनके बीच में एक गैप आ जाएगा क्योंकि ये हाईली डाइल्यूटेड हो गया। तो ये हमारा सोल्यूशन जो है वो आपका हाईली डाइल्यूटेड है। कैसा है, हाईली डाइल्यूटेड। और इनके जैसे एक पोटेशियम यहाँ है तो दूसरा पोटेशियम, तो गैप बहुत अच्छा आ गया। इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगभग नेग्लिजिबल हो गए, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब डिस्टेंस अच्छी हो जाती है तो उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वगैरह वीक हो जाते हैं, तो वो जो आयंस होते हैं कैटायन आयन वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं। तो पहली चीज तो अपन को नॉर्मल मोलर कंडक्टेंस हमेशा गिवन कंसंट्रेशन पे होती है, जबकि कलराउस के अकॉर्डिंग भी हम मोलर कंडक्टेंस ही निकालते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मोलर कंडक्टेंस के साथ में ऊपर नॉट या इनफाइनाइट लगाते हैं, तो ये कहलाता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसमें कलराउस के अंदर अपन को जो कैलकुलेट करनी होगी वो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हम दूसरा लिखेंगे, this law used to calculate molar conductance of any strong electrolytic solution at infinite dilution, तो दूसरा इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी पहली कंडीशन तो यही है कि जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशंस करेंगे तो मैंने जैसा अभी कहा था मैक्सिमम आयंस बन जाएंगे, माइग्रेशन इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो जैसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो
तो आपके आयंस में इंडिपेंडेंट माइग्रेशन आ जाएगा, आयंस मैक्सिमम आपके कैथोड नोड तक माइग्रेट करते हुए पहुंचेंगे। तो अपन किसी स्ट्रॉन्ग की जितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ये मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। अब इन्फिनिट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस को हमेशा लैम्डा एम नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अपन थर्ड पे लिखते हैं स्टेटमेंट। इस लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, ठीक है, स्टेटमेंट, ठीक है, इसके बेसिस पे जब आप हाईली डाइल्यूटेड फॉर्म में हो जाएंगे तो इस लॉ के अकॉर्डिंग मोलर कंडक्टेंस क्या होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अब अपन स्टेटमेंट लिखे, इस स्टेट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लिखिए साथ साथ में, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी मतलब स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, इन एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन will be sum of molar conductance of cation and anions at infinite डाइल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बार बार लिखनी है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हर चीज का जो इमेजिनेशन होगा वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होगा। वापस देख लीजिए, ये अलग से 1 मार्क्स में स्टेट दी कलराउस लॉ, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विल बी सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, जैसे आपके पास में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दे रखा होगा, उस इलेक्ट्रोलाइट की टोटल जो मोलर कंडक्टेंस होगी इनफाइनाइट, इसका मतलब होगा नॉट, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आपके उस सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल कैटाइन है और उसकी कंडक्टेंस, प्लस कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ एनाइन है और उसकी मोलर कंडक्टेंस, ये आपको कलराउस लॉ को रिप्रेजेंट करने का सिस्टम होगा या तरीका होगा और मेथड, ठीक है। इसमें कौन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये इसको रीड कैसे करोगे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो इसको तो क्या लिखोगे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, इनफिनाइट डाइल्यूशन पे होगा। ये जो आपको V प्लस और V माइनस दिख रहे हैं, ये मोल ऑफ कैटाइन एंड मोल ऑफ एनाइंस है, और ये है आपकी मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। जो प्लस में लिखा ये मोलर कंडक्टेंस है, और ये माइनस में जो है आप इसको माइनस कर दीजिए, ये माइनस में जो है ये आपकी मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनाइन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनाइन। तो अपन है स्टेटमेंट में कभी आपको स्टेटमेंट रटने की जरूरत नहीं, आप फॉर्मूला याद रख लीजिए, आप अपना स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट्स में क्या लिखेंगे, द मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशंस, ठीक है, ठीक है, या सीधा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब उसमें कैटायन आयंस होंगे, will be sum of molar conductance of cation, कैटाइन और एनाइन की मोलर कंडक्टेंस का मोल के साथ सम जो होगा वो किसी सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस बनेगी। कंडीशन यही है कि वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन मींस जितने आयन सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है वो सारे के सारे सक्सेसफुली कैथोड तक जा रहे हैं और 100% कंडक्टेंस दे रहे हैं, तभी इस पे कलराउस लॉ एप्लीकेबल होगा। तो ये आपका कलराउस लॉ का स्टेटमेंट्स इंक्लूड कंसेप्ट। अब जैसे मान लीजिए इसको अपन इस लॉ को सपोज किसी HCl के लिए लिखना है ना, तो एज यहाँ पे अपन इस लॉ को अप्लाई करके देखें। जैसे सपोज आपने लिखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या बनेगा, H++Cl माइनस वाटर सॉल्वेंट्स के अंदर, और अप टू डाइल्यूट कर दिया इनफाइनाइट। अब इसको मान लीजिए कलराउस में लिखना है, तो कलराउस में आप कैसे लिखेंगे, तो वो देखिए, तो सबसे पहले तो HCl यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, तो ब्रैकेट में आप HCl को लिख दीजिए, तो ये हो गई हाइड्रोक्लोरिक एसिड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको रीड कैसे करोगे,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ऐसे रीड करेंगे। और फिर इक्वल्स टू में आपका आ जाएगा क्या दिया, V प्लस का मतलब कैटाइन के मोल के, आगे कुछ नहीं लिखा तो अभी कितना 1, तो इसमें V प्लस इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और V माइनस इक्वल्स टू भी कितना हो जाएगा 1, तो ये पार्ट हट सकता है। तो सीधा आप कौन रह गया, कैटाइन। कैटाइन जहां पे लिखा प्लस, वहां पे प्लस वाला कंपोनेंट यानी कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ एच आइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और फिर ये आ गया Cl माइनस, तो मोलर कंडक्टेंट है Cl माइनस आइन, और इन दोनों का जो सम होगा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आपकी क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टेंस। ऐसे किसी भी और भी एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें आप इस तरह से रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो स्टूडेंट्स कलरॉस लॉ पे, और अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस हो तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो वो आप थोड़ी सी इस पे प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे कलरॉस लॉ क्या था, मोलर कंडक्टेंस इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल्स टू, साथ में क्या था, मोल ऑफ कैटाइन एंड इट्स मोलर कंडक्टेंस, फिर मोल ऑफ एनाइन एंड इट्स मोलर कंडक्टेंस। ये हमारा कलरॉस लॉ का रिप्रेजेंटेशन है। कुछ और सब्सटेंस लेते हैं, जैसे अपने पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, सपोज आपको CaCl2 दे दिया, कैल्शियम क्लोराइड है ना, तो कैल्शियम क्लोराइड को कैसे लिखेंगे, तो पहले तो CaCl2 का आयोनाइजेशन किस पैटर्न में होगा, Ca2 प्लस 2Cl माइनस, ये हो गया, ठीक है। अब इसको कलरॉस लॉ में सपोज आपको लिखना हो इक्वेशन बना के, तो कैसे लिखोगे, तो ये हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस के ब्रैकेट में लिख दीजिए CaCl2 इनफाइनाइट, तो कैसे रीड करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल्स टू, आगे एक ही मोल है तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 1, यहाँ 2 मोल है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसको तो लिखोगे मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैल्शियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस 2 मोल, इसमें ये ध्यान रखना आगे 2 मोल लिखना, 2 मोल ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से सपोज आपके पास MgSO4 ले लिया आपने, MgSO4 का आयोनाइजेशन पैटर्न क्या होगा, ये सब सारे हाईली डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, ध्यान रखना, ठीक है, सब में पोल सॉल्वेंट लिया हुआ है, और इसका बनेगा Mg2 प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। अब इसका जब अपन इसमें लिखेंगे कलरॉस के अंदर, तो मोलर कंडक्टेंस किसका निकाला, MgSO4, जो सब्सटेंस होगा वो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिव्स, मोलर कंडक्टेंस किसका, एक ही है मोल, दोनों का 1 मोल ही है, तो ये दोनों वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सीधा मोलर कंडक्टेंस ऑफ Mg2 प्लस आइन एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ SO4 2 माइनस आइन, ठीक है। इसी तरह से जैसे आपके पास मान लीजिए एसिटिक एसिड हो, तो एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन देख लीजिए, इसके अंदर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कम डिसोसिएट होगा, लेकिन जितना पार्ट डिसोसिएट हुआ उसके लिए हम मोलर कंडक्टेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका जब लिखेंगे तो क्या आएगा, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड ब्रैकेट में एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिव्स, अब देखो 1 मोल ही है ये भी, तो सीधा आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आइन, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट, प्लस माइनस आगे पीछे लिख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों का। तो इस तरह से हम बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट का जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं। NaCl का पहले हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaCl का कैसे लिखेंगे, तो ये भी अपन ने बता दिया था, NaCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HNaNO3 मान लीजिए आपने ले लिया, NaNO3 का डिसोसिएशन क्या आएगा, अगर इसमें पैटर्न देखेंगे तो इट गिव्स Na प्लस NO3 माइनस, ठीक है। अब इसका जब मोलर कंडक्टेंस रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो वही लैम्डा m, सब्सटेंस कौन है ये वाला, तो इसको ब्रैकेट में लिखोगे NaNO3 इनफाइनाइट इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका सोडियम एट इनफाइनाइट, 1 मोल ही है तो प्लस माइनस रहेगा, V उतना ही रहेगा, और ये हो जाएगा NO3 माइनस, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो ये आपकी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स का कलरॉस लॉ में मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको स्टूडेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए, ताकि अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व बहुत इजी से हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इस पे आगे एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब अपन डिस्कस करते हैं कलरॉस लॉ की अंडरस्टैंडिंग के बाद में इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में पहला जो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी यही है
कि कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस, किसी गिवन कंडक्टेंस, जो कैटायन की कंडक्टेंस अगर गिवन है तो हम मोलर कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस। जैसे क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस फॉर CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड एंड MgSO4 व्हेन गिवन डाटा इज दिस। कैल्शियम की कंडक्टेंस 119, Cl -76.3, मैग्नीशियम 106 और सल्फेट 160 मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। ठीक है, अब इसमें ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। जैसे एक CaCl2, जैसा भी सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। जैसे CaCl2 की मोलर कंडक्टेंस निकालनी है तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ CaCl2 क्या होगा, तो इसमें क्या आयंस बनेंगे, तो दो आयंस देख लीजिए, एक कैल्शियम का एक ही मोल है तो यहाँ लिख दो कैल्शियम 2+ की मोलर कंडक्टेंस प्लस, अब Cl में ध्यान रखना क्योंकि दो मोल है तो ये Cl और यहाँ पे आ जाएगा आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस। बस अब इनके जितने भी अपन को डाटा दे रखे हैं उनकी टोटल कर दीजिए। तो कैल्शियम कितना है 119, तो इसकी जगह 119, फिर 2 इंटू मोल का ध्यान रखना कितना है 76.3। ठीक है, टोटल करो, वीडियो पॉज करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। तो स्टूडेंट टोटल आंसर आपका आया होगा 271.6। ठीक है, और बाकी इसकी यूनिट वगैरह सब लगानी है, ये ध्यान रखना एग्जाम में लिखते वक्त क्या आएगी यूनिट, याद करो, ओम इनवर्स हो जाएगा और मोल इनवर्स हो जाएगी और साथ में क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मोल लगा। इसी तरह से अपन सेकंड कौन है हमारे पास में MgSO4, MgSO4 भी कैलकुलेट कर लीजिए। मोलर कंडक्टेंस ऑफ MgSO4 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितना आएगा, तो इसका डिसोसिएशन लिख दीजिए। तो मैग्नीशियम कैटाइन की जितनी होगी इनफाइनाइट पे प्लस दूसरा कौन सा SO4 2- की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब आप डाटा देखिए, क्वेश्चन में गिवन है मैग्नीशियम कितना है 106, तो ये ले लीजिए मैग्नीशियम की जगह 106 प्लस दोनों 1 मोल ही है और SO4 की कितनी रखी है अपन को 160। यस, टोटल करो वीडियो पॉज करके, कितना आ रहा है, यस, तो आपका आंसर है 266 और ये हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ MgSO4। यूनिट याद रखना है ओम इनवर्स, मोल इनवर्स और सेंटीमीटर। ये आपका परफेक्ट आंसर हो गया मोलर कंडक्टेंस। तो ये थी फर्स्ट एप्लीकेशन जिसमें किसी भी गिवन मोलर कंडक्टेंस कैटायन की अपन को दे रखी है डाटा में, तो आप उसका विद हेल्प ऑफ कलराउस लॉ आप उसका टोटल मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब अपन इसमें सेकेंड एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है कि कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। आपने देखा होगा स्टूडेंट, कलराउस लॉ जो होता है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे ही अप्लाई होता है। तो याद रखिए कलराउस लॉ जो होगा वो 100% डिसोसिएट और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस तक अप्लाई होगा। तो इसीलिए दैट इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है। अब मान लीजिए किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस आपको कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए जैसे क्वेश्चन दे रखा अपन को, कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस वैल्यूज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। इसको आगे लिख दीजिए ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की अपन को मोलर कंडक्टेंस जो है वो कैलकुलेट करनी है। गिवन क्या है उसके लिए, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस गिवन है, सोडियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टेंस गिवन है और सोडियम एसीटेट की मोलर कंडक्टेंस अपन को गिवन है। ठीक है, वैल्यू 425, 188, आप पीछे तो यूनिट है, और 96। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई। अब देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कंपटीशन या रिटन एग्जाम बोर्ड में, तो उसके लिए स्टूडेंट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है आपके वो कौन है, एसिटिक एसिड। तो पहले तो आप उसमें ये देखेंगे, तो तीनों इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन देख लीजिए। सबसे पहले क्या डिसोसिएट होगा, एसीटेट आयन और H आयन के अंदर, यानी कि हमको अगर एसीटेट आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस पे वैल्यू मिल जाए और H आयन की वैल्यू मिल जाए तो इन दोनों का सम जो हो सकता है वो मोलर कंडक्टेंस ऑफ, यानी कि अपन को एसिटिक एसिड की अगर मोलर कंडक्टेंस निकालनी है तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो दैट विल बी सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ H+ आयन। ये आपके पास में टोटल आएगा। क्लियर? अब इसमें अपन को क्या गिवन है, HCl का गिवन है, लेकिन HCl में Cl हमारा उसमें यूज नहीं होगा, सोडियम एसीटेट में सोडियम यूज नहीं होगा। तो अब इसको इस तरह से करना है कि आपके पास टोटल 3 कंडक्टेंस है, इन 3 कंडक्टेंस में
कोई भी दो का सम होगा और एक सब्सट्रैक्ट होगी। सब्सट्रैक्ट किस, जो आइंस आपके उसमें से काम के नहीं है उनको उसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो बचे हुए अपना आप ही इनकी टोटल में। तो याद रखिए टोटल कितने, हमेशा कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल होगा इलेक्ट्रोलाइट्स का कलर हाउस से रिलेटेड, उसमें हमेशा 3 मोलर कंडक्टेंस आपको मिलेगी, उसमें से 2 को सम करना है और 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। वो कैसे करना है कि इनके सम इस तरह से करना है कि उनमें एसीटेट और एचाइन का सम हो जाए और माइनस सब्ट्रैक्ट वो करेंगे जो इसमें नहीं आया। तो अपने पास कौन कौन से, तो इनकी कंडक्टेंस इन्होंने इस तरह से निकाली है, जैसे 3 बीकर ले लिया अलग अलग और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना दिया। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक में तो इन्होंने क्या किया, जैसे कैथोड एनोड तो आपको लगाना ही है, ठीक है, तो इसमें ये 2-3 अलग अलग सेल बना दिए और इनमें इन्होंने कंडक्टेंस डिटरमाइंड कर दी है ना, डिटरमाइंड कंडक्टेंस। तो एक में जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक में आपका सोडियम एसीटेट है, ठीक है, और एक में आपका NaCl, यही है। और यहाँ पे डाटा क्या किया होने कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंडक्टेंस हमने निकाली तो ये 425 थी, सोडियम एसीटेट की कंडक्टेंस 96, NaCl की 188, ये आपकी कंडक्टेंस आ गई, ठीक है। अब देखो क्या चाहिए अपन को, तो एसीटेट आयन तो अपन को इसमें मिल जाएगा यहां से, ठीक है, ये जब डिसोसिएट होगा, और एचाइन अपन को इस वाली बीकर से मिल जाएगा। तो इन दोनों का तो अपन सम कर देंगे, इन दोनों का। अब इन दोनों में सम करेंगे तो एचाइन और एसीटेट आयन के साथ में NaCl की कंडक्टेंस भी आ गई जो हमको नहीं चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, लास्ट वाली जो वैल्यूज है वो माइनस कर देंगे, तो NaCl की सब्ट्रैक्ट होते ही रिमेन्स जो बचेगी वो आपकी एसीटेट आयन और एचाइन की रह जाएगी, ठीक है। अब हम इक्वेशन को इस तरह से अरेंज कर लें, जो हमारे पास में डाटा आया, तो उसके हिसाब से अगर हमको मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड निकालना है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो क्या करेंगे, मोलर कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, इन दोनों का तो सम हो जाएगा, और ये उसमें से NaCl माइनस मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो यह इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यह आपकी एक इक्वेशन तैयार हो गई, किसके लिए, तो हर कोई भी इक्वेशन ऐसी आती तो आपको इसी तरह से 2 विल बी एडेड एंड थर्ड विल बी सब्ट्रैक्टेड। यस, तो HCl कितना है आपके पास में 425, सोडियम एसीटेट 96 माइनस 188। यस, वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। यस, तो आपने डिफरेंस निकाला स्टूडेंट, 333 आ जाएगा, और वही वापस यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, यह आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स कोई भी न्यूमेरिकल जब वीक इलेक्ट्रोलाइट आएगा तो उस पर डायरेक्टली कलर लॉ अप्लाई नहीं होता, इनडायरेक्ट वे में अप्लाई होगा, जिसमें अपन को 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के कंडक्टेंस का सम और थर्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के सब्सट्रैक्ट से अपन को उस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के सोर्स ऑफ कैटायन आयंस का सम जो होगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस देगा। यस स्टूडेंट्स, अब अपन थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं कलर हाउस के अंदर, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको अपन अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इट्स कांस्टेंट। अगर वो एसिड है तो Ka हो जाएगा और बेस है तो Kb, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स होगा तो इट्स कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, और सॉल्ट होगा तो Ks या कोई भी नाम दे सकते हैं। अब स्टूडेंट्स के अंदर सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और वीक के लिए क्यों है, क्योंकि वीक जो होता है वो 30 to 40% डिसोसिएट होता है, स्ट्रॉन्ग के लिए जरूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग तो 100% डिसोसिएट होता है, तो जो वीक इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जैसे सपोज आपने किसी सब्सटेंस का स्टार्टिंग मोल 1 लिया, उस 1 में से अगर वो कुछ कंपोनेंट टूट जाता है तो अपन उसको बोलते हैं, टोटल 1 मोल था उसमें से अल्फा मोल टूट गया जो आगे आयोनाइज्ड हो गया, तो इसको अपन बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे मान लो एसिटिक एसिड का जितना मोल था उसका 30 to 40% अगर वो डिसोसिएट होकर के आयंस बनाता है तो ये इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाएगा। जैसे आपके पास में एसिटिक एसिड है और इसको पोलर सॉल्वेंट में अगर आप डिसोसिएट करते हैं आयोनाइज्ड होकर के ऐसे बनाएगा, तो इसका जितना भी मोल होगा तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसकी जो भी वैल्यू। जैसे मान लो इनिशियली आपके पास में 100 मोल थे, अब 100 मोल में से अगर 30 to 40 मोल अगर वो आइंस बनाते हैं तो ये उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो हुई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात। फिर है इट्स कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 11th में आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा हो तो उसके बेसिस पे जैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ
कैलकुलेट, अच्छा इसका भी फॉर्मूला याद रख लीजिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला, डिग्री ऑफ फॉर्मूला जो होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो कैलकुलेट होता है वो इट इज रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन सी अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये परमानेंट याद रखिएगा, कलराउस के अंदर कोई भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा वो हमेशा मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का जो रेशियो होगा वो आपका अल्फा होगा। अब देखिए ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसका याद है आपको, Vm तुम कैसी हो, तो K/C इंटू था, इससे कैलकुलेट कर लीजिए। ये कलराउस इनफाइनाइट कलराउस लॉ, कलराउस लॉ क्या कहता है कि किसी भी सब्सटेंस की मोलर कंडक्टेंस जो होगी वो कैटाइन और एनाइन की मोलर कंडक्टेंस का सम होगा। तो ये दो अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो आपका अल्फा कैलकुलेट होगा, फिर ये अल्फा आगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने में हेल्प करेगा। तो इसी का सेकंड पार्ट, ये तो हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट हो जाता है तो हम किसी सब्सटेंस का कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। तो अब आपका सेकंड पार्ट इसमें आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपने एसिटिक एसिड लिया तो एसिटिक एसिड का जब डिसोसिएशन देखेंगे तो क्या बनेगा, एसीटेट आइन और एच आइन, ठीक है। अब एट इनिशियल, जैसे आपने ग्राफ देखा हो इक्विलिब्रियम का, तो इनिशियल स्टेज इस वाई एक्सिस पे होगा, तो यहाँ हमेशा टाइम जीरो होता है, इनिशियली रिएक्टेंट मैक्सिमम होते हैं और प्रोडक्ट जीरो होता है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जीरो रहता है। तो यानी कि इनिशियल स्टेज पे अपन मान लीजिए, तो यहाँ लिखोगे एट इनिशियल पे क्या होगा इसका 1 मोल, और 1 मोल होगा तो इनिशियल तो कोई प्रोडक्ट बनेगा नहीं, जीरो रहेगा, आयनाइजेशन तो 0 0 लिख दीजिए। अब जैसे ही इक्विलिब्रियम, तो अपन वैसे धीरे धीरे ये डिसोशिएट होना शुरू होगा और ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन यानी कि आइंस बनेंगे, यानी जितना एसिटिक एसिड अपने लिया स्टार्टिंग में उसकी कंसेंट्रेशन तो कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की साइड से क्या होगा, बीकर के अंदर आयोनाइजेशन में एसीटेट आइन और एच आइन इक्विलिब्रियम स्टेज तक, यानी कि टाइम इज नॉट जीरो, है ना, जो भी सेकंड्स रहे होंगे वहां तक कितना, वो 1 मोल में से, यानी कि इनिशियली 1 था तब ये, ठीक है, अब 1 मोल में से कितना डिसोसिएट होगा तो वह आपका अल्फा कहलाएगा। तो 1 अब लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम तक, तो इसमें से मान लीजिए अल्फा डिसोसिएट हुआ तो ये दोनों कितने बन जाएंगे आपके अल्फा, ठीक है। और आयन की क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है, इसीलिए आयंस की कंसंट्रेशन को C से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर दीजिए, इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, किसी भी सब्सटेंस का, जैसे एसिड है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के एक्टिव मास और उसके मोल अगर हो तो उसको एक्सपोनेंट में लिखेंगे, तो वो आंसर जो आएगा वो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा। तो प्रोडक्ट की जगह अपन ये लिख सकते हैं, तो ये तो हो जाएगा एसीटेट आइन एक्टिव मास, एच आइन एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट में कौन है, एसिटिक एसिड, तो ये एसिटिक एसिड प्लेस कर दीजिए, क्लियर। अब इनकी जगह वैल्यूज रख दो, जो इक्विलिब्रियम पे जो वैल्यूज अवेलेबल है वो प्लेस कर दीजिए। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा सी इंटू अल्फा सी अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू सी, ठीक है। अब देखो कैंसिल कर दीजिए, सी से सी चला गया, तो आपका फाइनल आंसर जो न्यूमेरिकल में यूज होगा वो हो जाएगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये जो फाइनल फॉर्मूला है ये आपका न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो आपके न्यूमेरिकल्स में 2 चीजें पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल डाटा जो इसके जस्ट बाद अपन एग्जांपल दे रहे हैं आपको पहले, क्योंकि अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकालना है तो भी आपको उसमें देखो कंसंट्रेशन तो चलो मोलरिटी होगी, ये अपन को गिवन होगी, ठीक है। अल्फा जो होगा वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो अल्फा अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले इस स्टेप से। तो अल्फा क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन का रेशियो होता है, और ये रेशियो में अगर गिवन नहीं है दोनों तो ये भी कैलकुलेट होकर के फिर अल्फा आएगा, फिर ये अल्फा इसमें प्लेस करेंगे मोलरिटी के साथ में, तो Ka कैलकुलेट होगा।
यस इस पे अपन एप्लीकेशन देखते हैं बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा और इट्स कांस्टेंट वी लेट कोई क्वेश्चन आए तो किस तरह से सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन है द मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि आपके पास में जो कैलकुलेट करते हैं अल्फा इनफाइनाइट पे, उसकी कंसंट्रेशन है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोलर मिथेनोइक एसिड यानी कि फार्मिक एसिड HCOOH इज 46.15 विद यूनिट एंड कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि अल्फा कैलकुलेट करना और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड है तो Ka होगा, ये कैलकुलेट करना। और इसके लिए हमें कुछ डाटा गिवन है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के एच आयन की अपन को कंडक्टिविटी दे रखी है और फॉर्मेट आयन HCO- की कंडक्टिविटी दे रखी है। तो स्टूडेंट अपन को पता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की निकालने के लिए अपन को पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिएगा। तो स्टेप 1 में जो अपन इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे वो होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। यस फॉर्मूला याद करो, बताया था मैंने आपको, अल्फा इक्वल टू क्या होगा, गिवन मोलर कंडक्टेंस कितनी दे रखी है वो गिवन कंसंट्रेशन पे और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो आप इसमें ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये अपन को गिवन है एक, तो ये गिवन क्योंकि कंसंट्रेशन अपन को मोलरिटी में ये C है ना, ये C अपन को दे रखा मोलरिटी, इस पे इतनी मोल, तो ये आ गई गिवन कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टेंस। तो ये वैल्यू तो अपन को गिवन है, इस वैल्यू की लिख सकते हैं 4615 अपॉन, अब ये टोटल मोलर कंडक्टेंस अपन को फार्मिक एसिड की नहीं दे रखा है, इन्होंने क्या किया अलग अलग दे दिया, तो अपन ये कैलकुलेट कर लें कलराउस लॉ से। तो कलराउस लॉ के अकॉर्डिंग यस मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, तो इसमें मोलर कंडक्टेंस ऑफ एच आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ फॉर्मेट आयन की टोटल करेंगे। तो एच आयन की कंडक्टेंस अपन को कितनी 349.6, तो ये 349.6 प्लस आपका दूसरा कितना है, ये ऐसी फॉर्मेट आयन की है 46। यस वीडियो पॉज करके टोटल करो कितना आ रहा है देखो। यस स्टूडेंट्स आंसर मैच करिए, 404.6 आपका ये फॉर्मिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी HCOOH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और ये इसकी नीचे यहाँ पे लिख दीजिए कितना आ जाएगा 40, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन की आ गई आपकी, कैलकुलेट हो गई, और ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, इससे आपका अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा। यस वीडियो पॉज करके डिवाइड करो कितना आ रहा देखो। यस स्टूडेंट्स आंसर आया होगा आपका 0.114, ठीक है, ये आपका अल्फा कैलकुलेट हो गया। यस स्टूडेंट, तो पहली स्टेप से हमारा अल्फा कितना आ गया, तो याद रखिएगा 0.114, ये अल्फा कैलकुलेट हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अब अपन इसी का न्यूमेरिकल स्टेप 2 सॉल्व करते हैं। स्टेप 2 में डिसोसिएशन कांस्टेंट की कैलकुलेशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। यस डिसोसिएशन कांस्टेंट के, एसिड है तो के लेते हैं, तो उसी तरह जैसे अपन ने एग्जांपल में एसिटिक एसिड लिया, क्वेश्चन में फार्मिक एसिड गिवन है, तो फॉर्मिक एसिड का डिसोसिएशन क्या होगा H प्लस HCOO-, ठीक है, इसका कितना आएगा एट इनिशियल 1 मोल, तो कितना बढ़ेगा 0 0, फिर एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा अल्फा, और कंसंट्रेशन को C से मल्टीप्लाई, सेम ही है एसिटिक एसिड जैसा ही। फिर आप लॉ ऑफ मास एक्शन लगा देंगे, फॉर्मूला हर बार ध्यान रखना कैलकुलेट कर लेना क्योंकि अलग अलग हो सकता है। तो इसकी इन दोनों की जगह भी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये आ जाएगा अल्फा सी अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू सी, एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, ये हो गया अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला निकल गया डिसोसिएशन कांस्टेंट का Ka इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो इसके अंदर वैल्यू प्लेस कर दो, अल्फा अपने पास कैलकुलेट हो गया, तो अल्फा आ गया 0.114, कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी, और मोलैरिटी हमको क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 0.025, ठीक है, ये वैल्यू प्लेस कर दीजिए इसमें, तो Ka इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर कितना है 0.114 इंटू 0.114 इंटू कंसंट्रेशन 025 अपॉन 1 माइनस 0.114। यस इसको सॉल्व करो वीडियो पॉज करके, यह आपका फाइनल आंसर हो जाएगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का। यस स्टूडेंट,
तो आंसर आ गया 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴, और डिसोसिएशन कांस्टेंट है तो विदाउट यूनिटी लिखिए इसको। यस स्टूडेंट्स, फोर्थ एप्लीकेशन है कलराउस लॉ के अंदर। स्प्रिंगली सॉल्यूबल जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी भी मोलर कंडक्टेंस अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ मोलर सॉल्युबिलिटी और स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट्स लाइक BaSO4, ठीक है, BaSO4 हो सकता है, PbSO4, AgCl, Ag, Br, Ag। यानी कि यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि हमारे जो लो सॉल्युबिलिटी रखते हैं वाटर के अंदर, जिनका KSP लेवल जो कहते हैं ना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट जो होता है वो अगर कम रहता है तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी आपकी वाटर के अंदर क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में बहुत एक्सटेंट तक कम डिसॉल्व होते हो, लेस डिसॉल्व होते हो, उनको बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट्स, स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट। और ऐसे सॉल्ट्स के लिए जनरली ये एक तरह से कम सॉल्यूबल तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बन जाता है, और वो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसकी कंसंट्रेशन को अपन मोलैरिटी और मोलैरिटी को इक्विवेलेंट टू सॉल्युबिलिटी ले सकते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा ऐसे सब्सटेंस की मोलर कंडक्टेंस निकालने का या सॉल्युबिलिटी कितना सॉल्यूबल हुआ, तो ये होगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल्स टू कप्पा इनटू 1000/C। ठीक है, C को अपन मोलरिटी लिखते हैं मोलर कंडक्टेंस के अंदर, तो और वही कंसंट्रेशन मोलरिटी और वही आपकी सॉल्युबिलिटी होगी। यानी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करो तो ये यहाँ पे सॉल्युबिलिटी लिख सकते हैं अपन। तो लेमडा एम इनफाइनाइट इक्वल्स टू K इंटू 1000 अपॉन इस C की जगह अपन लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी। और अगर एग्जाम में सॉल्युबिलिटी अपन से पूछते हैं यानी कि एक तरह से अपन को कंसंट्रेशन ही निकालनी है, तो सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं इसका, तो अपन सॉल्युबिलिटी अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों आपस में ट्रांसफर करेंगे, तो किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी या कंसंट्रेशन होगी वो K कप्पा इंटू 1000 अपॉन में आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस, और ये जो इनफाइनाइट है ये कलराउस लॉ से कैलकुलेट हो जाएगी। तो अपन सॉल्युबिलिटी या कंसंट्रेशन ऐसे स्पेरिंगली सॉल्ट्स के लिए इनसे निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए अब, The K मतलब specific conductance of AgCl is 1.826 10⁻⁻6 at 25 degree Celsius. Calculate its solubility यानी कि C या solubility S in H2O. Given क्या है? Infinite Ag कंडक्टेंस और Cl की कंडक्टेंस अपन को अलग अलग दे रखी है। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, सॉल्युबिलिटी निकालनी है, तो ये हो जाएगा सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू ऊपर क्या है K, तो K की जगह प्लेस कर दो वैल्यू 1.826 इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्या हो जाएगा आपका 1000 अपॉन में क्या लेना है लैम्डा m इनफाइनाइट, ये अपन को गिवन नहीं है तो इसमें सम आ जाएगा Ag प्लस इनफाइनाइट प्लस Cl माइनस, ठीक है, Cl माइनस, इन दोनों की सम कर दीजिए। तो ये सम आपकी कितनी हो जाएगी, Ag का दे रखा अपन को 6192 और प्लस Cl का है 76.34, इसकी टोटल करके यहां प्लेस कर दो। ठीक है, तो फाइनली आपका फॉर्मूला बन जाएगा सॉल्युबिलिटी इक्वल, तब तक वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो। 61.92 और 71.34 को बताइए कितना हो रहा है। ऊपर वाली वैल्यू तो उतनी लिख दीजिए 32 इंटू 10⁻⁻6, इसकी टोटल आपकी आ जाएगी 138.26। यस, तो अब आप इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा, और इंटू में 1000 लिखिए। यस, सॉल्व करो। यस स्टूडेंट, तो आंसर आया होगा 1.32 इंटू 10⁻⁻5। सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर कंसेंट्रेशन है तो मोल पर लीटर में प्लेस करिए, आपका फाइनल आंसर हो गया। यस स्टूडेंट, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, ये आपके स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कलराउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन अप टू जेईई नीट इंक्लूडिंग बोर्ड एग्जाम्स। आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर कलराउस लॉ, इसके काफी मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, तो सभी बोर्ड स्टूडेंट भी तैयारी करिए, जेईई नीट वाले भी इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, तो आप एमसीक्यू भी बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। पढ़ते रहिए, डू हार्ड वर्क, थैंक यू।